प्रोग्राम मध्य मुकाबल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान हुकूमत के 2 सालों में होने वाली अरबों रुपए की करप्शन, फ्रॉड, बदउनवानियों और माली बेजाब्तगियों की रिपोर्ट्स पार्लियामेंट को भिजवा दी। जुमे को वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन पीटीआई हुकूमत में होने वाली करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। पीआईए ने खाने के लिए हासिल किए गए 5 अरब रुपए का कर्ज मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खर्च कर डाला। पीआईए ने करोड़ों रुपए की मुफ्त टिकट्स लाडलों में बांट दी। हुकूमत की जानिब से इमारतें गिरवी रखकर 200 अरब रुपए के स्कूक बॉन्ड के हवाले से भी शदीद एतराजात उठा दिए गए। सीडीए की नाअहली से इस्लामाबाद के महंगे तरीन सेक्टर F11 में पार्किंग के लिए मुख्तस प्लॉट पर प्लाजा बनाने का इंकशाफ। किस किस रिपोर्ट में क्या है, दर्जनों एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की तमाम तर तफसीलात आज मध्य मुकाबल में शेयर करेंगे आपके साथ। और इसके अलावा बात करेंगे रहीम यार खान में मंदिर जलाने पर चीफ जस्टिस का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब कल तलब। वजीर आजम इमरान खान ने भी वाक़े की मजम्मत करते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी के साथ साथ मंदिर की दोबारा बहाली का भी हुक्म दे दिया। जब शरपसंद अनासिर मंदिर पर हमला कर रहे थे तो उस वक्त इंतजामिया ने उनको क्यों नहीं रोका, सवाल ये पैदा होता है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के वीजे में तोसी की दरखास्त बरतानिया ने मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई। क्या नवाज शरीफ का बरतानिया में कयाम मुमकिन होगा या वो किसी अरब दोस्त मुल्क में मुंतकिल होने पर मजबूर हो जाएंगे? अब नवाज शरीफ के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और वो कौन सा ऑप्शन एक्साइज करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तहलका खेज किस्म की रिपोर्ट, बल्कि रिपोर्ट्स का एक पूरा पलंदा है क्लास साहब जो आपके सामने नजर आ रहा है। और हैरानगी ये हो रही है कि ये आपने इतनी जल्दी इसमें से डेटा निकाल भी लिया है। ये तमाम डिटेल्स हमारे नाज़रीन के लिए जाननी बहुत वो तो खैर ज़रूरी है। टीम वर्क होता है, टीम के और लोग जी हैं जी उनको भी क्रेडिट जाते हैं। मुझे सिर्फ इतना क्रेडिट आप दे दें कि ये रिपोर्ट जो है ना मैंने निकलवा ली और एक दिन पहले निकलवा ली। कल ये सारी रिपोर्ट जो हैं ये पार्लियामेंट में पेश हो रही हैं और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में मेरी 2-3 बड़े इंतहा सीनियर लोगों से बात हुई है तो उन्होंने भी कंफर्म किया है कि कल ये अगेन जो रिपोर्ट्स हैं कल ये जो इनका शौकत तरीन साहब जो हैं तो वो इनको वहाँ सबमिट करेंगे। अच्छा। और कुछ ज़राए थे कोई ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस में जहाँ से सारी एडवांस कॉपी कुछ मैंने भी ली है तो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी भेजी गई हैं रिपोर्ट्स। वहाँ से बड़ी अहम रिपोर्ट्स होती हैं। बाज़ लोगों ने क्योंकि इसमें पॉलिटिकल हुकूमतों के बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल आना शुरू हो गए थे तो उन्होंने आके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस को भी उन्होंने बिल्डोज किया, उन्होंने मीडिया को डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया। हालांकि हुकूमत का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, ये फोरम है जो बैठ के हुकूमत की करप्शन या ब्यूरोक्रेसी की, पॉलिटिशियंस की या जो भी है अगर बैठ कर पकड़ते हैं और इस पे आके बड़ा जो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है तो उस फोरम को भी ये सारे का सारा ये सारी रिपोर्ट जाती हैं। और बड़े बड़े इस पे एक दौर में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी इसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए कि अगेन और उसके बाद जो पॉलिटिशियंस ने संभाला उसको तो वो इंपॉर्टेंस खैर उनकी आप कह सकते नहीं रही। लेकिन इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए जो दावा करते हैं वो क्लीन गवर्नेंस का करते हैं और ये दावा कहते हैं हमारे दौर में कोई स्कैंडल नहीं है, हमारे दौर में कोई ऐसी बात बताएं, कुछ हमें कोई ऐसी कोई चीज़ बताएं। मेरा ख्याल ये दर्जनों जो आपके सामने ये रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं इस पे अगर पढ़ने में बड़ा इनके लिए टाइम चाहिए, इनको बहुत सारा इसमें चीज़ें हैं। इसमें जो असल एक इन्होंने काम किया ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस जो है उनके ज़राए जो मुझे बता रहे हैं वो बड़े दबाव में है कि आपने कोई इनका कोई फिगर नहीं देना आपने कि किस किस एक ना पहले होता तो समरी दी जाती होती है कि ये टोटल ओवरऑल कितनी रेगुलरिटीज़ हैं, आपके कितने ऑडिट पैरे हैं, कितनी करप्शन के हैं, कितने आपके रूल्स की वायलेशंस के हैं, आपके कितने कंट्रैक्ट के हैं, कितने यहाँ पे चीटिंग है, बला बला उसमें चीज़ें होती। अब की दफ़ा उन्होंने ज़रा बचाने के लिए ये काम किया कि जनाब कि ये डिटेल्स में हम नहीं जाते, ये नहीं बताते कि किस किस में आके कितने उन्होंने की है, एक टोटल फिगर उन्होंने देने से उन्होंने अवॉइड किया है। लेकिन हमने जितनी अब तक देखी हैं तो उसमें आप कह सकते बिलियंस ऑफ रुपीज़ के इसमें उन्होंने खुद माना है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट्स कल पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में कि इसमें फ्रॉड हुए हैं। और जो मेन है कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बाकी जो है हम आपके साथ आके उसमें करते रहेंगे। मेन मसला आप उसका पीआईए को अगर देख लें, पीआईए में बड़ी मजे की चीज़ है। ये पीआईए ऐसे नहीं तबाह हुई, इन्होंने ईसीसी से एक लोन लिया था तकरीबन 5 बिलियन रुपीज़ का कि हमने एंटरटेन आप उसमें करते हैं ना, खाना वगैरह देते हैं, एंटरटेनमेंट बजट आप उसमें जहाज़ों में उसके लिए लोन लिया गया, कर्जा लिया गया। अच्छा। अब ये पता चला वो कर्जा जो है ना उन्होंने जहाज़ों के अंदर एंटरटेनमेंट को ठीक करने की बजाय वो जो भी थे इसके अलावा एंटरटेनमेंट के होते हैं वो खानों पे लगे आके इन्होंने वहाँ पे अपनी तनख्वाहों पे लगाए हैं, इन्होंने पेंशनों पे लगाए हैं और दीगर को इस तरह के जो काम थे
उन पर लगाते हैं। इसी तरह करोड़ों रुपए की वो है यहाँ पे एक आप कह सकते हैं फ्री टिकट्स हैं जो इन्होंने दी हैं, एक आके बड़े बड़े यहाँ के लोगों को दी गई हैं, उनको मुफ्त में आप उनको कह सकते हैं बांटी गई हैं। तकरीबन 3 करोड़ रुपए की टिकटें जो है ना इन्होंने बांटी हैं, 1200 लोगों को इन्होंने यहाँ पे टिकटें दी। ये मैं आपको छोटी छोटी वो कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग में बताने की उसमें कोशिश कर रहा हूँ। प्लस सबसे बड़ा जो नुकसान इन्होंने किया है यहाँ पे वो किया है पीएए के हवाले से, कि जो यूके का रूट था पाकिस्तान का पीएए का, इसको इन्होंने बैठकर सारे का सारा इन्होंने डैमेज किया है। इन्होंने सारे का सारा वहाँ पे बड़े मैसिव इनके लॉसेज हैं, अगेन वो जो दिखाए गए। अच्छा, इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा मेगा एक इसमें डेनमार्क के बैंक के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा स्कैंडल है। उसकी डिटेल्स अब इतना टाइम नहीं है, वो बड़ी शॉकिंग है कि कैसे जो स्टेट बैंक था तो इनके अपने इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्होंने अप्लाई नहीं किया और डेनमार्क के एक बैंक के साथ जिसमें रशियन जो थे उन्होंने को $9 बिलियन की उन्होंने की वो की मनी लॉन्ड्रिंग की उसमें, और वहाँ पे स्टेट बैंक के भी कोई पैसे वहाँ पे रखे हुए थे। वो बड़ा एक तफसील से एक आपको बताने वाला स्कैंडल है कि कैसे एक आलमी ग्लोबल एक उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडल में कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना ये भी वहाँ पे फीचर करता रहा। इसकी डिटेल्स भी खैर आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। प्लस जो बड़ा था, आपको याद होगा जिसकी बात आमिर साहब भी कहते रहते, हम भी करते रहते हैं यहाँ पे कैपेसिटी चार्जेस की, या इनके अगर आपने बिजली के बिल्स के जो उन्होंने पेमेंट देनी थी, इनके चार्जेस देने, सर्कुलर डेट के, इसके लिए आपको याद होगा इन्होंने 200 बिलियन रुपीस के करीब इन्होंने ये लिए थे, इन्होंने स्कूक बांड लिए थे, कर्जा लिया था। अब ये पता चला है रिपोर्ट्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट्स बड़ी अहम है। इनसे आपको अंदाज़ा होता है कि हुकूमत जो है वो कैसे कैसे बैठ के बड़े बड़े फ्रॉड कर रही होती हैं, और सारी हुकूमतें करती होती हैं यहाँ पे। इन्होंने क्या किया है कि आपको स्कूक बांड के अगेंस्ट जो होते हैं आपको यहाँ पे प्लेज करनी पड़ती हैं। कोई आपने अपना दिया टीवी स्टेशन प्लेज करा दिया, रेडियो पाकिस्तान करा दिया, मोटरवे करवा दिए, एयरपोर्ट्स करवा दिए, ये चीज़ें। अब ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो आके उसको आके लिए थे 200 बिलियन रुपीस इन्होंने लिए, कोई प्रॉपर होमवर्क नहीं किया गया। अच्छा। अब जरा अंदाजा करें यहाँ पे मुल्क को खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है। 200 बिलियन रुपीस का आप वहां से लोन ले रहे हैं, लोन लेके आईपीपीज और कंपनी वगैरह उनको दे रहे हैं, उसमें जिनको डिस्को वगैरह की वो प्रॉपर्टीज को प्लेज कराया जा रहा है, और जो प्लेज करवाई गई हैं प्रॉपर्टीज उसकी जो इन्होंने कीमतें रखी हैं वो बड़ी लो रखी हैं, जो उनकी मार्केट प्राइस थी उससे आधे पे रखा है। चलो आपने वो तो कर लिया, इनके पास वो ये कहते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट आप उनको भेजी है, इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये 200 अरब रुपया पर रिपे कैसे करेंगे। असल चीज आप कर्जा लेने जा रहे हैं और इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि आपने ये पैसे जो हैं वापस कैसे उतारने कैसे हैं। और कहते जब हमने इनका टेकअप किया फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कि भाई साहब ये बताएं आपने 200 बिलियन रुपीस के आपने स्कूक बांड लेके तो चीजें कर ली, इनको पेमेंट कैसे, उन्होंने हमारे पास कोई प्लान नहीं है, मुल्क जरा चलते देखें कैसे मुल्क को चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब कि आप हमें प्लान बना के दें। अब आप इससे देख लें कि ऑडिट जो है अब वो बताएगा फाइनेंस वालों के हजूर कोई प्लान बनाए, उनके जहन में कोई प्लान नहीं है, ये मुल्क चलाए जा रहे हैं। और इस लेवल पे यहाँ पे 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, जरा जहन में रखिएगा। और तीनों चारों का वो ये कह रहे हैं कि किसी के पास कोई प्लान नहीं है कि ये पैसे जो हम ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कल को हमने आके इसको करना क्या है, और यही पैसा वो ऐड अप कर देंगे आपके इसमें एक उसमें सर्कुलर डेट में, और इसी पे आपका वो भी लगता रहेगा, एक मार्कअप भी लगता रहेगा, और यहाँ पे सारी चीज़ें भी होती रहेंगी। अच्छा, इसमें ये अगर डिफेंस रिलेटेड बड़े हैं, एक पीक्यूआई का बड़ा एक उसका केस है, एक आपके साथ वो शेयर करेंगे जिसमें डीएचए को बहुत इन्होंने आके अरबों रुपए की ज़मीन बेची है, इसमें डिफेंस रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स हैं। अच्छा, एक और उसमें मज़े का एक इसमें स्कैंडल है। अब देखें ना हमारे बाबूस खेलते कैसे हैं, वो फॉरेन मिनिस्ट्री का है। अच्छा, ये वैसे रिपोर्ट जो है आमिर साहब वो हंस रहे हैं कि मैंने कैसे जल्दी से गो थ्रू की है, ये हमें कोई 1-1.5-2 घंटा पहले ही हमने कोई सोर्स से कोई ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के किसी अफसर की मेहरबानी से हमें मिली है। तो अभी इसमें बैठ के बहुत सारा मैंने इनमें गो थ्रू किया। सो जो कुछ मेरे जहन में आ रहा है ना वो मैं आपके साथ उसमें आके तेजी से शेयर करता जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक हमारे डिप्लोमेट्स थी, खतून थी, उनका झगड़ा हो गया अपने घर के मुलाजिम के साथ, उसने जाके केस कर दिया। उस केस पे जो $7,000 की जो फीस थी वो भी उन्होंने वहां से दिलवाई, अपने उससे जो एम्बेसी के उसमें थे वो पैसे थे कि $7,000 जो है। हाल ये है कि उनकी कोई लड़ाई हुई है मुलाजिम के साथ, जो घर का मुलाजिम था, यहाँ से लेकर गए होंगे, मोस्टली लेकर जाते हैं, और उन पे
इन्होंने लेकर गए, उसको पता चला होगा यहाँ पे कि हमारे तो बहुत सारे हकूक हैं, फ़राइज़ हैं, हम तो बहुत सारा कुछ हमें तो रहते मिलती हैं उसमें, पाकिस्तान तो नहीं है, या थोड़ा सा यहाँ पे चाइल्ड लेबर आप करवाएं या यहाँ पे दूसरे स्लेव टाइप जो काम होते हैं, उसने जाके किसी ने कहा, उसने सू कर दी उसको, जाके उस पर उनको जुर्माना पड़ गया, वकील करना पड़ गया। तो उन पे अब इन्होंने ये उसका ऑडिट जब किया है उसका फॉरेन ऑफिस का, और उसमें बहुत सारी रेगुलरिटीज़ हैं, फ्रॉड्स हैं, वो आने वाले दिनों में आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब कि इसने ये खतून जो है एक फंड बताया, इन्होंने किसी और फंड से जिसका तल्लुक नहीं था इनसे चीज़ों से, उन्होंने कहा इनका पर्सनल इशू था, घर पे मुलाजिम के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप इसको खुद हल करें, ना कि हमसे हल करवाएं। सो वो पैसे $7,000 के करीब पाकिस्तानी अवाम जो है उनके उसमें से पैसे उनके घर के मुलाजिम एक और बड़ा मजे का उसमें है, ये स्टेट बैंक के खासे इसमें स्कैंडल हैं उसमें जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक और मजे का है कि एक साहब इनके पास है, उन्होंने कहा कि मैंने कि वहाँ से ब्रांड लेने, वहाँ से फ्रेंचाइज लेनी है इससे बैरून मुल्क से, तो मुझे यहाँ से पाकिस्तान से ना पैसे ट्रांसफर करने की इजाज़त दीजिए। तो स्टेट बैंक ने इनको इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा जनाब कि इन्होंने 2-4 मुल्कों का नाम बताया कि हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना है, डिटेल में आपके साथ बाद में शेयर करूँगा, जस्ट आपको वो दे रहा हूँ। उन मसूफ ने इनसे इजाज़त लेने के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर वो बता रहे हैं यहाँ से उन्होंने जनीवा ट्रांसफ़र किए, लीगली तौर पर स्टेट बैंक को इनको यूज़ करते हुए, इनसे लेते हुए, इनको दिखाई, उन्होंने वो कहते हैं खब्बी मारी, उन्होंने सजी, तो आके नाम लिया किसी और बैंक का, यूरोपियन बैंक का, कि वहाँ पे हमने ब्रांड्स को देने हैं, और पैसे उन्होंने ट्रांसफर करवाए हैं जनीवा के बैंक्स के अकाउंट में। तो ये आमिर साहब मैंने जल्दी से जरा कुछ बताने की कोशिश की, हालांकि बहुत सारी डिटेल्स हैं, बड़े अच्छा जी आमिर साहब, एक तो स्टेट का एसेट और फिर उसके बाद उसको प्लेज करा रहे हैं, और फिर कोई प्लान भी नहीं है कि उसको सेव कैसे करना है या रिकवर कैसे करना है, और जब ये दूसरी गवर्नमेंट्स करती हैं तो पीटीआई गवर्नमेंट कहती है कि मुल्क बेच रहे हैं। ये लोगों को बताने के लिए कि ये जो पलंदा पड़ा हुआ है, वो जिस तरह जर्नलिज्म को कहते हैं ना कि फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, तो ये जो ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है, इसकी ऑडिटिंग जो होती है, ये फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ करप्शन होता है, क्योंकि ये बड़े ही टेक्निकल मैटर्स होते हैं, और हम जर्नलिस्ट बेचारे इधर उधर से टमक टुइयाँ मार के एक आधी खबर लाते हैं। ये पूरी गवर्नमेंट के पूरे बजट के तमाम उसकी बड़ी टेक्निकल डिटेल्स के साथ पूरा साल लगा के बनाया जाता है। सारी अकाउंटेबिलिटी का इन्हिसार इस पे ही होता है। और रऊफ क्लासरा साहब जो है ना, इनका नाम जो है डॉक्टर रऊफ क्लासरा, इसकी वजह से ही है कि ये स्पेशलाइज करते हैं, और ये अब से नहीं, ये बचपन से ही जब से जर्नलिज्म में आए हैं तो इनका फेवरेट ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को हमेशा इन्होंने परसू किया है, और इसीलिए ये 2-1 घंटे में इतना कुछ इसमें से निकाल पड़े। मैं तो भी जा रहा हूँ कि ये सारी तफसीलात पहले बता रहे हैं तो बाद में बताएंगे, पर ये वो बुनियादी इसका मकसद ये होता है आम आदमी को समझाने के लिए कि गवर्नमेंट ने खुद ही असूल बनाए होते हैं कि जनाब ये असूल हैं, इसके मुताबिक जो है ना पैसा खर्चा जाएगा। जब खुद ही अपने असूलों को बेंड करते हैं और उसके ज़रिए रेगुलरिटीज़ भी होती है, करप्शन भी होती है, वो सारी चीज़ों को करा के तो फिर ये रिपोर्ट बनती है, और इसके बाद फिर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाना होता है। फिर वो तयन करते हैं कि कौन सी इसमें से छोटी रेगुलरिटी है, कौन सा बड़ा डाका है, किसने नैब के पास जाना है, किसको वो सेटल कर देते हैं। तो ये सारी गवर्नमेंट की मशीनरी इसके चल रही है। इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि सब सारी बाकी तफसीलात बता दें मेरे बोलने से पहले, कि फिर उसके बाद ये की जाए, क्योंकि बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। मैं चाह रहा हूँ इन्हीं की ज़ुबानी जो है ना, ये सारा कुछ बाकी तफसीलात आ जाए, फिर बात करते हैं। एक आमिर साहब, यहाँ पे लोगों के साथ ज्यादतियाँ क्या की जाती हैं, लोगों को इन्हीं चीज़ों में पता चलता है। इन रिपोर्ट्स को इसलिए हम इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये जैसे आपने कहा, इनको रिकॉर्ड दिया जाता है पूरे का पूरा, इनको एक्सेस दी जाती है कि जहाँ भी आके आवाम के टैक्सों का पैसा लगेगा उसका ऑडिट होगा, और ये सारी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। मैंने अभी आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया। अभी इसमें एनर्जी सेक्टर पे जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, स्कैंडल हैं, इसमें वाटर एंड पावर के हैं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आपकी उसमें अगर नहीं, मैं तो रियल एस्टेट में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, वो मैं इसके अंदर देख रहा हूँ जो तफसीलात हैं रियल एस्टेट में, क्योंकि आजकल हर पाकिस्तानी जो है ना वो रियल एस्टेट में बड़ा इंटरेस्ट होता है। एक और में उसकी बड़ी खौफनाक तफसीलात हैं। उसमें जो असल उसमें इंटरेस्ट होने वाली है वो है ओवर बिलिंग। आमिर साहब, जो पाकिस्तान में लोगों को बिजली का जो कहते हैं तो बिजली नहीं दे रहे, दूसरी तरफ वो जो आगे बिजली दे रहे हैं उसमें आवाम से इन्होंने, ये खान साहब की हुकूमत ने
इन्होंने 8 अरब 33 करोड़ रुपए ओवर बिलिंग में लिए हैं, लोगों को ओवर बिल किया गया है। और इसमें ये आपकी पेप्को है, लेस्को है, फेस्को है, गेप्को है, टेस्को है, इन्होंने बैठ के करोड़ों अरबों रुपए जो है आवाम को इन्होंने इनके बिल जो थे उन पर ज्यादा इन्होंने वो किया है, इन्होंने उनको ओवर बिल किया है। और लोग जो मर रहे हैं ना, लोगों के पास वो नहीं है यहाँ पे। ऐसे आप उसको देखें, जैसे F11 की आपने बात की है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें थी कि F11 का पार्क वो जो है वो पार्किंग लॉट जो है, आपने पार्किंग लॉट को उठाकर आपने उस पे प्लाजा बना दिया और कल को फिर प्लाजे बना दिए। एक हमजा टावर बन गया, एक सुगरा टावर बन गया। ये प्लॉट जो दिए गए थे कि वहाँ पे F11 में देखते हुए कि वहाँ बड़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है तो पार्किंग के नाम पे ये प्लॉट दिए गए थे। उसके बाद उनके ऊपर रिहायशी फ्लैट्स भी बन गए हैं और प्लाजाज बन गए हैं और CDA के पास इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। मुझे ये गुलबर्ग ग्रीन्स का बड़ा खौफनाक इकला, सब ये ज़रा तफसील बताएं। ये सर आप पढ़ दें जरा। ये गुलबर्ग ग्रीन्स जो है ये इस्लामाबाद की बड़ी टॉप की एक रियल एस्टेट की वो है और बड़ी एलीट वो है। इसके अंदर मुझे जो ताजुब हो रहा है, 76 प्लाजे हैं कमर्शियल प्लाजाज के जो कि बगैर किसी मंजूरी के बन रहे हैं। हाँ। ये बगैर मंजूरी के CDA की 76 कमर्शियल प्लाजा। एक कमर्शियल प्लाजा जो होता है उसके अंदर एक प्लॉट जो होता है ना या मुख्तलिफ होते हैं वो करोड़ों और फिर अरबों में होता है। तो 76 ये कमर्शियल प्लाजों का मतलब है लोगों की खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है और वो उनकी कोई मंजूरी नहीं है। हम F11 को E11 को रो रहे हैं कि जी वहां पे प्लाजे बन गए, सैलाब आ गया। ये इसकी अगर आपने ब्रेक लेनी है जी बिल्कुल इस पे बात होनी जरूरी है। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बाद रहीम यार खान में भी मंदिर को नजर आतिश कर दिया गया। और इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, उन वाकयात के होने के बाद जब चीफ जस्टिस नोटिस लें या वजीर आजम नोटिस लें फिर कोई चीजें सामने आती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, बड़ी खौफनाक डिटेल्स थी जिनका आप जिक्र कर रहे थे। मैं ये यहाँ पे जो हाउसिंग स्कीम्स हैं खासतौर पे गुलबर्ग ग्रीन जो है ना, इसके बहुत ज़्यादा इश्तिहार चलते हैं और ये फिगर बहुत बड़ा है कि 76 कमर्शियल प्लाजाज की बगैर मंजूरी के जो है, 76 का मतलब मैंने कहा ना इसमें हज़ारों लोगों की इन्वेस्टमेंट्स है। साथ में उन्होंने कहा है कि CDA के ऊपर जो है उनकी नाक के नीचे ये करप्शन हो रही है और वो बिल्कुल पार्टनर्स इन क्राइम है। बड़े सख्त अल्फाज में जो है ना उनकी सरजनिश की गई है कि ऐसी कार्रवाई के तौर पे इश्तिहार दे देते हैं इनके खिलाफ। बाकी इन्होंने बिल्कुल मिल के उनके साथ ये जो है ना जानबूझ के ये गैर कानूनी जो है ना तामीरात हो रही हैं और वो बेची जा रही हैं। और उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टली कहा है कि जनाब CDA के मुलव्विज़ अफसरान के खिलाफ जिम्मेदारी आयद करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मगर ये हर ईंट इस्लामाबाद में उठाएं घूम फिर के, चाहे E11 हो चाहे F11 हो, वो CDA निकलता है और हर महकमा जो है ना ये रिकमेंडेशन देता है कि जनाब इनके ऊपर जो है ना जिम्मेदारी आयद करके इनके खिलाफ एक्शन हो। एक्शन होते हुए हमने आज तक नहीं सुना। वो हजरात अरबों से खरबों पति बन चुके हुए हैं और प्लॉट पे प्लॉट लिए भी जाते हैं, बेची भी जाते हैं, जजावजा भी जा रही है, कोई एक्शन किसी के खिलाफ नहीं होता। मगर हम ये कह रहे हैं, वो जो कहते हैं ना मुश्तरी होशियार बाश, कि नेक्स्ट टाइम ये इश्तिहार देखें गुलबर्ग ग्रीन्स का तो जस्ट बी केयरफुल। जी क्लास साहब, मजीद डिटेल्स इसके ऊपर बात करना चाहेंगे या हम आगे चलें? बस लास्टली मैं इसमें बताऊं, अगले हफ्ते इसको हम इसमें से चीजें देंगे ताकि ना हो। स्पेशली हमने GADC की स्टोरी फॉलो की थी, जो स्कैंडल आया था जिसपे वो पूरी हुकूमत नाराज थी, इमरान खान साहब नाराज थे, उनके नदीम बाबर साहब हम पे नाराज थे और उमर अयूब साहब, सारे लोग। उन्होंने कहा जनाब आप लोग बड़ी जाती कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब ये जनाब इस रिपोर्ट में बड़ा तफसील से ये एनर्जी पे रिपोर्ट उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पे उन्होंने जारी की है, उससे ये पता चलता है कि इन्होंने वहाँ पे वो कहते हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको आर्डर्स किए थे कि आपने इनसे पैसे निकलवाने हैं।
अच्छा। लें। उन्होंने कहा जनाब अब तक इन्होंने उनसे पैसे निकलवाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं की, कोई कोशिश नहीं की हुकूमत का, क्योंकि अपने इनके माफियाज थे, अपने इनके सेलेक्टेड लोग थे, इनके अपने अपने फेवरेट्स थे। इन्होंने उनसे किसी से वो कहते हैं पैसे निकलवाने की कोशिश नहीं की। जो लोन ले रहे हैं, स्कूक बांड कर रहे हैं, दुनिया जहां से कर्जे लिए जा रहे हैं, अपने पैसे जो हैं जो लोगों से टैक्स इकट्ठा कर चुके हैं जीएडीसी का, ये रिपोर्ट कह रही है कि बिलियंस ऑफ रुपीज जो है, तकरीबन ये 700 बिलियन रुपीज वो कहते हैं जनाब इकट्ठे हुए थे, और ये प्लस तकरीबन 300 बिलियन रुपीज जो हुकूमत को मिल चुके थे, वो इन्होंने अपने आके गैस के प्रोजेक्ट्स पे अभी तक नहीं लगाया, उसका कोई पता नहीं वो पैसे किधर गए। प्लस जो 700 बिलियन रुपीज बाकी थे वो भी कहते हैं इन्होंने रिकवर कराने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कोई कोशिश नहीं की। लोगों पे टैक्स भी लग रहे हैं, लोगों पे यहाँ पे, अच्छा फिर इनको आपको याद को ताना दिया जाता है कि लोग टैक्स नहीं देते। ये पेट्रोलियम की 10-10 रुपए की इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, गैस की कीमत बढ़ा दी गई है, बिजली की बढ़ गई है, सारी चीजों की कीमत बढ़ गई है। क्योंकि जो हमारे पास पैसे नहीं है, जो पैसे इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहे थे कि 700 बिलियन रुपीज इकट्ठा कर चुके हैं यहाँ पे, और आपको याद होगा इन्होंने माफ कर दिए थे। इन्होंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ये गारंटी दी थी कि जब आपको जरूरत होगी इस पैसे की, पाइपलाइन के लिए फॉर एग्जांपल जरूरत होगी, हम उसी वक्त मुहैया कर देंगे। अब ये नहीं पता चल रहा कि वो पैसे पाइपलाइन का, क्योंकि रशियन पाइपलाइन और वो सुई गैस का वो मसला चल रहा है, किसने बना दी है, तो पता नहीं चल रहा कि खर्च किधर किए हैं। वो मजे की बात यह है कि वहां पे उनके रशियन के साथ जो कर रहे हैं उनको ये बताया गया, जो मेरे जरा कह रहे हैं, इस पर स्टोरी मैंने करनी थी, खैर अभी बात कर लेते हैं, कि ये कहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो मीटिंग हुई है उसमें ये बताया कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, 300 बिलियन रुपीज जीएडीसी का था वो गायब हो गया, वो उन्होंने कहा ना कहां खर्च कर दिया, नोबडी नोज इट। इसमें बड़ी डिटेल के साथ बताया गया है कि लोगों से 700 बिलियन रुपीस, बल्कि 1000 अरब बनता है, इकट्ठा हुआ, टैक्स दिया लोगों ने, पेट्रोल पे दिया, गैस पे दिया, फर्टिलाइजर पे दिया, उन्होंने सीएनजी पे दिया, लोगों से लिया गया। वो अभी तक हुकूमत रिकवर नहीं करा सकी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, क्योंकि बिग बिग माफियाज हैं, बिग बिग गन्स बैठे हुए हैं जिन्होंने पैसा इनका रिकवर इन्होंने नहीं होने दिया। हुकूमत की तरफ से कोई एफर्ट जो है ना वो ऐसा उनका नहीं की गई। लास्टली छक्का वही बनता है जो पीएए ने किया है, पीआई का मजेदार है, इनका मजेदार है कि 5 बिलियन रुपीस का कर्जा लिया गया, 5 अरब का बैंकों से कमर्शियल कर्जा लिया गया, 2-3 चीजें एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट वो बड़ी जरूरी थी जिस पे वो कर, वो जहाजों को अपग्रेड करना चाह रहे, सीट्स इनकी तब्दील कराना चाह रहे थे। आप वहां पे वो फिल्में वगैरह जो देखते हैं वो ठीक वो आके कराना चाह रहे थे, खाने वगैरह के लिए, खाने वगैरह के लिए जो आप फ्लाइट वो देते, किचन वगैरह करते हैं उसके लिए था, लेकिन मोस्टली जहाजों को करना था ताकि सीटें अच्छी बना सकें, और जो लोग वहां पे बैठ के फिल्में देखते हैं लॉन्ग जर्नी ट्रेवल्स के लिए, उन्होंने अगर आप छोड़ें फिल्में छोड़ें, सीटें छोड़ें, आप सीधा ये हमें तनख्वाहें दें, खर्चे दें, टीए दें और अलाउंसेस में, उन्होंने सारा इनका कर्जा जो है ना वो खर्च हो गया। अच्छा, ये तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है जिसके ऊपर हम आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे, और डेफिनेटली इसकी स्टोरीज को हम अलग से भी इंडिविजुअली भी देखेंगे। ये जो मंदिर वाला मामला हुआ क्लास साहब, बल्कि आमिर साहब पहले आप इस पे कमेंट कीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद रहीम यार खान में, और जिसमें अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जब नोटिस लिए जाते हैं तब ये टेकअप होते हैं इश्यूज। ये वीडियो देख के इतनी सख्त तकलीफ होती है कि हम बहुत ज़्यादा इंडिया में जब मुसलमानों के ऊपर या कश्मीर में इस तरह का जुल्म सितम होता है तो हम बड़ा शोर मचाते हैं कि देखें जी मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। हमारे यहाँ हिंदुओं की माइनॉरिटी या सारी माइनॉरिटीज़ बड़ी थोड़ी हैं, वो टोटल मिला के 2-3% हैं, और हिंदुओं की बेचारों की तो शायद 1% है, और वो इक्का दुक्का इस तरह के जो मंदिर हैं उसके ऊपर जिस तरीके से ये देखें, ये देख के तकलीफ होती है कि इमेजिन करें कि ये अगर मस्जिदों में ये हो रहा हो तो आपको क्या तकलीफ हो, और दंदनाते फिर रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं, और ये बताया जाता है कि वो काफ़ी देर ये होता रहा, इंतज़ामिया जो है वो हाथ मल के बैठी रही और देखती रही, शायद इसके अंदर शामिल थी। तो पहले बड़ी अच्छी बात थी कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले ये हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डेयरिंगली जो है ना बड़ा अच्छा काम किया था कि उसको ना सिर्फ उसकी वो लोग जो थे उनको पकड़ा भी, फिर उसको बनवाया भी है, उसका भी सुना के बाद में जो बनवाया था कोई ना कोई इशू हुआ है, शायद उसी से इनकरेज होके ये वाला रहीम यार खान में हुआ है। हमें पहले ही हमारा दुनिया भर में एक बहुत गलत तासुर है कि जी हम बड़े ट्राइबल किस्म के लोग हैं, सफाक लोग हैं, और पता नहीं किस तरह के लोग हैं। तो ये इस तरह का जो वाक़या होता है और इस तरह की उसके ऊपर तो वो हमारी बदनामी मज़ीद होती है। तो बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है और फौरी तौर पे करना चाहिए,
और सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर मेरा ख्याल है, आई एम श्योर वो भी टेकअप करेंगे। तो ये मामला का सद्देबाब होना, मैसेज एक लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि दिस इज नॉट ऑन, ये एक चीज़ है जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है। अच्छा क्लास साहब, इसमें ये पॉइंट आप बताइएगा कि जिस वक्त ये हो रहा था ये वाकया, तो वहां पे जो इंतजामिया है लोकल वो क्या कर रही थी? उनसे कोई सवाल पूछेगा कि आप ये पूरा वाकया हो रहा है तो आप लोग क्या कर रहे थे, सब देख रहे थे? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है और इसी वजह से इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ रही। आप जब तक वहाँ के इस पे आके इन लोगों पे पर्चे नहीं दे, डीपीओ को बिल्कुल इसका जिम्मेदार अगर कोई है ना, रहीम यार खान का डीपीओ है, वहाँ का आपका डीएसपी या आपका एसएचओ जो है, इतनी देर तक हंगामा होता रहे, आप लोग हाथ पे हाथ धरे रहते हैं और बैठे रहते हैं और बाद में आपकी गैरत जाग जाती है और पुलिस आ जाती है, गिरफ्तारियां शुरू, उसको फाड़ लो उसको फाड़ लो। जब ये वाकयात हो रहे होते हैं और खासी देर तक होते रहे और अगर आपको पता नहीं है कि आपकी लोकेलिटी में आपके जिले में ये वाकया हो रहा है, तो फिर सबसे ज्यादा नलायक इंसान है आप, फिर आपको डीपीओ रहने का कोई हक नहीं है। इस पे अगर किसी पे पर्चा बनता है ना नेग्लिजेंस का, और उसको ओएसडी बनाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। इतना बड़ी आपकी बदनामी हुई है। इवन इंडिया में जो है वहां पे उन्होंने एहतजाज किया ऑफिशियल तौर पर, उनको फॉरेन ऑफिस, आप उनको मौका देते हैं। हम यहाँ पे बैठकर रोजाना आके 100 बातें करते हैं, इंडिया में ये हो गया, आरएसएस ने ये कर दिया, उनकी मेंटेलिटी पे ये हो गया, मस्जिदों के साथ ये हो गया। एक थोड़ी सी हमारे पास एक आप कहते हैं हाई मॉरल ग्राउंड थे, हम ये समझते थे आमिर साहब और मैं, अब हमने कहना बंद कर दिया खैर से कि शायद हम जो इंडियन क्राउड है ना उससे हम बेहतर हैं और हम ये काम नहीं करते जो वहाँ पे इंडियन जो है ना या हिंदूज जो है ना वहाँ पे वो करते हैं। अगर सारे तो नहीं करते साहब सारे, जो उनका अपना एक उनका मखसूस है, उनका तबका है, एक्सट्रीमिस्ट जो है, आरएसएस जिनको कहते हैं, बीजेपी के कुछ वर्कर हैं, वो लोग करते हैं। आप दाद दें इनको यहाँ के हमारे लोगों को। इन्होंने कहा नहीं जनाब, ये कैसे हो सकता है कि भारत अकेला पूरी दुनिया में डिफेम हो जी, वहाँ मिनॉरिटीज के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, लिंचिंग होती है, वहाँ पे जाके आपकी मस्जिदें या आपके गिरजाघर जलाए जाते हैं। इन्होंने कहा हम मैच करेंगे परफॉर्मेंस को, हम आपके साथ करके देंगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। सो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ करना, इमरान खान साहब के ट्वीट ने वो ठीक है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर की है, आप जरा उनसे पूछे डीपीओ रहीम यार खान को तो जरा चेक करें, इनको बुलाया जाना चाहिए था, इनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इनको बुलाया जाना चाहिए। आपके जिले में ये एक्टिविटी हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है और आपको पता नहीं है और आपकी पुलिस फोर्स भी मौजूद नहीं है, बाद में पकड़ धकड़ करेंगे। आज तक एक सजा किसी बंदे को मिली है? आप इन पे तौहीन मजहब का वही इन पे ऑर्डिनेंस लगाएं, इन पे दहशतगर्दी के पर्चे दें, इनको एंटी टेररिज्म कोर्ट में लेकर जाएं, इनमें तौहीन मजहब का वही इल्जाम लगाएं जो इन्होंने जाके मंदिर में तोड़ फोड़ की। ऑलरेडी पूरी दुनिया में जैसे आमिर ने कहा है, अगेन थोड़ी सी हमें कुछ स्पेस मिलने लगती है, थोड़ी सी, तो कोई ना कोई ऐसा वाकया जरूर हो जाता है इस मुल्क में जिसके बाद एफटीएफ में आप पहले भुगते हैं। उधर से अफगानिस्तान की सिचुएशन है, अब इन्होंने जनाब मंदिर जला दिए और बड़े खुश हैं जनाब कि हमने बहुत बड़ा एक कारनामा सारा अंजाम दे दिया है। लेकिन बात वही है, इनको अदालतों में जमानतें भी मिल जाती हैं, इनको डीपीओ रहीम यार खान के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो। इस पे अगर आपने एक्शन लेना है, इसके खिलाफ डीपीओ के खिलाफ लिया जाना चाहिए, एसएचओ और ये उस लेवल का काम एब्सोल्युटली इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए और नजर आना चाहिए सबको कि पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात को इनकरेज नहीं किया जाता, रादर इसको डिस्करेज किया जाता है। और ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद बात करेंगे वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बरतानिया में दिन गिने जा चुके हैं। ये मफरूजा है खबर, इसमें क्या इसके फर्दर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें एक नई हलचल पैदा हो गई है। इससे जो उनकी वीजे में तोसी की दरखास्त है वो बरतानिया ने मुस्तरद कर दी है। सिर्फ बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदेद। आमिर साहब, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद नवाज शरीफ है, उनके वीजे में तोसी की जो खबर है, उनके पास अब ऑप्शंस क्या हैं? अपील का ऑप्शन तो डेफिनेटली उनके पास है। एक नून लीग के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए सेटबैक तो है। नॉर्मली बरतानिया के अंदर इस तरह के जो ये सियासी लोग होते हैं तो वो अपने, उनको अक्सर जो है बड़े लंबे अरसे के लिए लोग 10-20 साल, अल्ताफ हुसैन के मतलब भी किया, फिर और बेताशा पिनोशे का एक केस था, बड़े इस तरह के वो लोगों को, डिक्टेटर्स टाइप को भी बड़ी वो मिल जाती है। तो तोसी की दरख्वास्त का रिजेक्ट होना ही एक बड़ी खबर है। एक सेटबैक जरूर है नवाज शरीफ साहब के लिए। मगर जो यहाँ लुटियाँ डाली जा रही हैं गवर्नमेंट में और पीटीआई में कि पता नहीं इसके बाद वो जो है नवाज शरीफ साहब को धक्के दे के निकाल देंगे, ऐसा भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने अपील कर दी है और मैं सुन रहा था अभी एतजाज हसन साहब को कि वो कह रहे थे कि अपील मंजूर उनकी हो जाएगी और अपील होते हुए वो कहेंगे जब तक अपील का फैसला नहीं होता
तो जब तक तो उनका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा, ये नॉर्मली एक मुरवजा तरीका है और कई दफ़ा अपील के प्रोसेस में काफ़ी देर लग जाती है। तो उसके बावजूद अगर फ़र्ज़ करें काफ़ी चांसेस हैं कि ये अपील में उनकी बात सुनी भी जाए, मगर टाइम एक तो मिल जाएगा। दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब के लिए ये नहीं है कि वो अगर पाकिस्तान में ना आना चाहें तो ऑप्शंस नहीं हैं। दुनिया में इस तरह के कई मुल्क हैं, अमीर आदमी जब होता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर ताशा जिस तरह आपने अपने इब्तदाई में जिक्र किया था कि अरब ममालिक हैं, वहाँ से भी मिल जाता है। फिर आप ये है कि ख़रीद सकते हैं, काफ़ी ऐसे दुनिया में आइलैंड्स और मुल्क पड़े हुए हैं जहाँ पे आप पैसे की बुनियाद पे आपको सियासी पनाह भी मिल जाती है, लीगल स्टे भी मिल जाता है। तो ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ से वो गिरफ्तार करके हथकड़ियों में एकदम लाए जाएंगे या इस तरह की, मुझे इस तरह का नहीं नज़र आ रहा। मगर ये भी एक बड़ा सेटबैक है कि उनकी वीज़े की दरख्वास्त को जो है ना रिजेक्ट किया गया है। अच्छा इखलास साहब, अब इसमें ये जो प्लान बी आमिर साहब ने इंडिकेट किया कि वो किसी लास्ट ही कर दूं कि एतजाज हसन साहब का ये व्यू था कि जो एक रिलीफ पीटीआई को और गवर्नमेंट को मिल सकता है वो ये है कि वो ये दरख्वास्त दे सकते हैं कि जब तक इनकी अपील का फैसला नहीं होता तो इनके सियासी एक्टिविटीज़ के ऊपर, सियासी बयानात के ऊपर वो पाबंदी लगाई जाए। उनका जिस बात का काफ़ी इम्कान है। अच्छा क्लास साहब, उनकी सियासत का क्या स्टेटस होगा इफ़ ही गोज, अगर वो ट्रैवल करते हैं बाय एयर और किसी और मुल्क में जाते हैं तो जो यहाँ पर स्टांस लिया जाता है वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते, उनका इलाज हो रहा है और सिर्फ बरतानिया में ही हो सकता है, तो वो सारी सियासत का इधर क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि वो लंदन से किसी और मुल्क के लिए कोई कोशिश करेंगे, क्योंकि और मुल्क फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरेबिया जाएं, कतर जाएं, यूएई जाए ना, यही है ना 3 ममालिक जिनमें वो कोशिश कर सकते हैं। या वो किसी और मुल्क में जाएंगे तो उनके लिए एम्बेरसमेंट होगी, उनके फॉलोअर्स के लिए होगा। सो वो ये रूट जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो रूट लेंगे। अगर कोई उनका क्लाउड इन्फ्लुएंस मुख्तलिफ ममालिक में है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कुछ कोई पावर्स उनको सपोर्ट उनको अगर दे रही हैं, जो लगता है कि उनको मिल रही है, अदरवाइज वो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पे जर्नलों पे इस तरह हमले ना करते जैसे उन्होंने किए स्टैंड। इट मीन्स कि कोई ना कोई उनको बैकिंग सपोर्ट किसी ना किसी जगह से उनको मिल रही है। मेरा ये ख्याल है बरतानिया ने ये जो काम किया, पाकिस्तान की तरफ से खासा दबाव था। इवन यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, तो इनकी मुलाकात हुई थी कुछ माह पहले इनकी जर्नलिस्टों से हुई थी 30 के करीब, तो उसमें भी उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने, उन्होंने ज़राए ने जो हमें कंफर्म किया था, उन्होंने बाकायदा ये बात की थी। उन्होंने कहा वैसे तो यूके वाले जो हैं ये बड़ा अपने आप को कानून की बात करते हैं, ये अपने आप लॉज की बात करते हैं, तो लेकिन ये देख रहे नवाज शरीफ साहब का वीज़ा उनका एक्सपायर हो गया था, पासपोर्ट में फरवरी में हो गया, तो उन्होंने कहा उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करते, उनको वो वापस भेजने को तैयार नहीं। बाकायदा उन्होंने वहाँ पे कहा। अच्छा शहजाद अकबर ने, आपको पता है, उन्होंने खासा इस पे उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए, इमरान खान साहब ने किए, इनमें दबाव बढ़ाया। तो लगता है कि उन्होंने एक प्रोसीजर को उन्होंने कहा चले एक थोड़ा पाकिस्तान के लोगों को मैसेज दिया जाए कि वी डू बिलीव इन प्रोसीजर, अगर उनका हम यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं वो हमने कर दिया। अब अपील के प्रोसेस में चले गए। अब नवाज शरीफ साहब के लिए 2-3 ऑप्शन रह जाए, अगर अपील उनकी मंजूर नहीं होती तो असैलम ले लें, वो आके असैलम ले लें, उसमें वहाँ पे वो ले सकते हैं। और जो उनके लिए मेरा ख्याल मुश्किल फैसला होगा, तो लेकिन यही उनके पास रूट बचता है। वो बिल्ड करते भी रहे कि उनकी जान को खतरा है, इस किस्म के बयानात देते रहे। और भी देखनी चाहिए कानूनी तौर पर बरतानिया जो है वो अपने जो उनके यहाँ लोग अगर कोई मुल्ज़मान हो, वो जो है उनको उन ममालिक में आके उनको एक्स्ट्राडाइट नहीं करता जहाँ पे सजाए मौत हो, वहाँ पे नहीं भेजा जाता सजाए मौत हो। प्लस जहाँ पे आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे ये इल्जाम लगते हैं वो टार्चर करती हैं। तो बरतानिया हमेशा इनमें आके उन मुल्कों में अपने बंदे जो है, अपने बंदे से मुराद जो मुल्ज़मान भी हों, उनको वापस उन मुल्कों में नहीं भेजता जहाँ पे सजाए मौत हो या जहाँ पे उन पे इल्जामात लगते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस या वट जो भी हैं वो टार्चर में मुलव्वस हैं। सो ये भी इनको मेरा ख्याल है, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले जब हम मरियम के बयान की बात कर रहे थे तो आपने एग्जैक्टली यही बात की थी कि वो कुछ देख रही हैं जिसकी वजह से इस किस्म के बयान दे रही हैं कि मेरे वालिद की जान की गारंटी दें तो फिर वो वापस आते हैं। तो शी इज बिल्डिंग अ नैरेटिव। उस वक्त भी कहा था ये नैरेटिव देंगे ताकि यूके अथॉरिटीज को ये बताया जा सके कि अगर आप इनको पाकिस्तान वापस भेजते हैं और इनका अपील या वट जो स्टेटस उनको नहीं देते तो इनकी जान को खतरा है। यही मेरा ख्याल है। अभी मैं उनका जुबैर साहब का ट्वीट देख रहा था जो इनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी इसी बात पे जोर दिया कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है। मरियम भी ये कहते हैं जान को खतरा है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये नैरेटिव को बिल्ड किया जाएगा यूके पे ये दबाव डालने के लिए कि आप ऐसे बंदे को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं जिसकी जान को वहां पर खतरा है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है यूके जो है इस पे अपने आप रिकंसिडर करेगा। बड़ा फैसला होगा, मुश्किल फैसला है यूके के। और सेंस भी किया जा रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस किस्म की कोई चीज आने वाली है। बहरहाल जो भी सिचुएशन है आने वाले दिनों में वो क्लियर हो जाएगी। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।